हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम यूपीपी, एनटीपीसी या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपी होमगार्ड के एग्जाम के बारे में हम यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कब शुरू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, 7 अगस्त 1905, 30 दिसंबर 1906 या 1907 को। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कहां पर किया गया था स्टार्ट? ये टाउन हॉल कोलकाता में, टाउन हॉल कोलकाता में ये स्टार्ट किया गया था। दूसरा आपसे पूछ ले कब स्टार्ट किया गया? 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया। उस समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे उस समय पर? तो करजन उस समय पर गवर्नर जनरल थे। करजन उस समय पर गवर्नर जनरल थे। दूसरा आपसे पूछ ले, इसका जो प्रस्ताव है यानी कि स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो जो 1905 के बनारस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पास हुआ था। बनारस अधिवेशन में जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, यह आपको याद रखना है। दूसरा, इसे जो स्वदेशी आंदोलन है इसे डेल्टाई आंध्र भाषा में, डेल्टाई आंध्र प्रदेशों में इसको वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। वंदे मातरम आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपने अगले ऑप्शन पर चलें। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 की बात की जाए तो इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। आपसे पूछ ले बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को, और करजन ने इसकी घोषणा की थी, करजन के द्वारा किया गया। और ये प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, करजन की मैं बात करूं, करजन के द्वारा तो जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है उसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, इस विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम भी यही लेकर आए थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा, बात करें हम 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। आगा व सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पूछ ले कहां पर की गई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की गई। इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कराची में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता आगा खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह आपको याद रखना है। दूसरा, 1907 की बात की जाए तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था कब? 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। कांग्रेस नरम दल और गरम दल दो दलों में सूरत अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था टूट गई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या कैलाश सत्यार्थी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे।
ठीक, इनको कब दिया गया? 1998 में इनको दिया गया था। ठीक, 1998 में इनको दिया गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरा एक इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, दी होम इन द वर्ल्ड। दी होम इन द वर्ल्ड इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, इन दी वर्ल्ड पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। दूसरा अगर मैं आपसे इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जो ये नोबेल पुरस्कार है बेसिकली किसके द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो एक स्वीडिश वैज्ञानिक है, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इनको दिया जाता है। दूसरा इन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। दूसरा आपसे पूछ ले, जब इसकी स्थापना की गई तब ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तब ये फिजिक्स में दिया जाता था, दूसरा केमिस्ट्री में, तीसरा बात करें साहित्य में, चौथा बात करें शांति में, और पांचवा बात करें आपसे, पांचवा दिया जाता था ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ये टोटल जब इसकी स्थापना की गई उस समय पर ये 5 क्षेत्रों में इसको दिया जाता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने क्षेत्रों में इसको दिया? वर्तमान में इसमें 6 क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। 6वां क्षेत्र इसमें कौन सा जोड़ा गया है? तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को इसमें 1968 में जोड़ा गया था। और पहली बार कब मिला? ये 1969 में मिला। और किसको मिला है? रैगनर फ्रिस, रैगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन को, जॉन टिनबर्गेन को ये दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जॉन टिनबर्गेन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। दूसरा मैं बात करूं आपसे, एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है, जो कि आपसे बात करें कहाँ से दिया जाता है? इसको फिलीपींस की राजधानी मनीला से दिया जाता है। और दूसरा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये पहला किसको मिला है? तो पहले भारतीय हैं विनोबा भावे, और पहली महिला पूछ ली जाए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से एक क्वेश्चन और याद रखना आप, जो मदर टेरेसा है इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? एग्नेस गोखा बोजाख्यूबिन को कहा जाता है। और ये आपका यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्नेस गोखा बोजाख्यूबिन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनके द्वारा ये दिया जाता है। दूसरा आप एक चीज और याद रखना, सारे पुरस्कार स्वीडन से दिए जाते हैं, लेकिन जो एक पुरस्कार है जिसे बोलते हैं शांति का पुरस्कार, शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल 6 पुरस्कारों में 5 पुरस्कार कहाँ से दिए जाते हैं? स्वीडन से दिए जाते हैं, जबकि जो छठा है शांति का पुरस्कार ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की मैं आपसे बात करूं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, पहले व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला जिनको। कब मिला था? 1913 में मिला। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, भारतीय हैं ये। ठीक, दूसरे हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था नोबेल पुरस्कार, और जेनेटिक कोड के लिए मिला था, जेनेटिक कोड। अगर मैं आपसे बात करूं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो भी पहले भारतीय कौन है? हरगोविंद खुराना ही। ठीक है, चिकित्सा में फर्स्ट नोबेल मिला था इनको, फर्स्ट नोबेल इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, दूसरा कैलाश सत्यार्थी को आपको याद रखना। कैलाश सत्यार्थी की अगर मैं बात करूं तो कैलाश सत्यार्थी 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था।
बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा 1980 में चलाया गया। ठीक, दूसरा आपसे पूछ ले, बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया गया। दूसरा आपसे पूछ ले, इनको नोबेल कब दिया गया? इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। और कब दिया गया इनको नोबेल? 2014 में। 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बहादुर लेडी हैं थी, मलाला यूसुफजई को दिया गया। और जब मलाला यूसुफजई को ये पुरस्कार दिया गया तब उनकी उम्र अगर आपसे पूछ ली जाए तो 17 वर्ष थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तो वो मलाला यूसुफजई ही हैं। और इनके द्वारा बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक भी लिखी गई है। बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलाला यूसुफजई के द्वारा ही लिखी गई है। दूसरा आपसे पूछ ले तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। और दूसरी अभी 2025 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है दिया सलाई। ठीक है, 2025 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है इनकी जिसका शीर्षक है दिया सलाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है आपको? फुंगदी नृत्य कहां पर किया जाता है? ठीक है, फुंगदी डांस कहां पर किया जाता है? गोवा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में? तो जो इसका राइट आंसर होगा, गोवा में बेसिकली इसको किया जाता फुंगदी डांस को। ठीक है, गोवा में। और गोवा से एक चीज आप याद रखना, पुर्तगाली आए सबसे पहले भारत में और गए भी सबसे पहले भारत में। पुर्तगालियों से इसे 1961 में आजाद कराया गया था ऑपरेशन विजय चलाकर। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाकर इसको पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। दूसरा अगर यहाँ के हम डांस की बात करें तो यहाँ पर एक ढालो डांस किया जाता है, ढालो किया जाता है। दूसरा बात करूं यहाँ पर धनगर डांस किया जाता है, धनगर। घोड़े मोडनी डांस गोवा में किया जाता है। घोड़े मोडनी डांस कहां पर किया जाता है? गोवा में ही किया जाता है। ढालो, धनगर, घोड़े मोडनी और एक डांस और है जिसे हम बोलते हैं सिंगमू फेस्टिवल के समय किया जाता है, जो देखनी और कुणबी नृत्य। देखनी और कुणबी डांस भी कहां पर किया जाता है? तो उसको भी गोवा में ही किया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोवा में कौन कौन सी डांस? तो ढालो डांस, धनगर डांस, घोड़े मोडनी, सिग्मो फेस्टिवल के दौरान किए जाने वाले डांस, देखनी और कुणबी जो डांस है ये कहां पर? गोवा में किए जाते हैं। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में नाटी डांस हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। धमाल कहां पर किया जाता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ठीक, धमाल से आप एक चीज याद रखना, धमाल डांस हरियाणा में भी किया जाता है। ठीक है, उसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। और एक छम डांस यहाँ पर किया जाता है, छम नृत्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, छम से आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, एक डांस है आपका बारडो छम। आपसे पूछ ले बारडो छम कहां पर किया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाटी, धमाल, छम और इसे राक्षस नृत्य भी इसको कहा जाता है। दैट इज क्लियर। आगे बात करूं मैं उत्तराखंड की, छपेली डांस किया जाता है यहाँ पर। छपेली डांस कहां पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में किया जाता है। दूसरा छोलिया नृत्य यहीं पर किया जाता है। छोलिया डांस कहां पर किया जाता है? तो उत्तराखंड में किया जाता है। तीसरा बात करूं यहाँ पर पांडव नृत्य कहां पर किया जाता है? तो उसको भी पांडव नृत्य को उत्तराखंड में ही किया जाता है। अब लास्ट ऑप्शन हमारा जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? रऊफ जम्मू कश्मीर में किया जाता है। रऊफ डांस कहां पर? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। दमाली जम्मू कश्मीर में किया जाता है। डमहेल डांस कहां पर? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, डमहेल डांस जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कूद डांस, कूद डांस कहां पर? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। हिकात कहां पर? तो इसको भी जम्मू कश्मीर में ही सेलिब्रेट
किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? गोवा के फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाब उल मंदेब जल संधि कहां पर है? बाब उल मंदेब जल संधि कहां पर है? लाल सागर और अदन की खाड़ी, मलेशिया और सुमात्रा के मध्य, रूस और अमेरिका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो बाब उल मंदेब जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य है। बाब उल मंदेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार भी इसको, आंसुओं का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको? आंसुओं का प्रवेश द्वार बाबुल मंदेब को कहा जाता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है। दूसरा, ये किसे किसे पृथक करती है? लाल सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और आपसे देश पूछ ले तो यमन और जिबूती के बीच, यमन और जिबूती के बीच बाब उल मंदेब जल संधि है। दूसरा, आपसे अगर महाद्वीप पूछ ले तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच ये स्थित है। ठीक है, दूसरा आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे ये है, ये आपका है लाल सागर। ठीक है, यहाँ पे है आपकी अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी, और ये है आपका लाल सागर। ठीक, यहाँ कौन सी जल संधि हो गई? यहाँ होगी बाब उल मंदेब, बाब उल मंदेब जल संधि। ठीक, लेकिन जो ये है, एक छोटी सी नहर निकाली गई है यहाँ से भूमध्य सागर तक। ठीक, ये मान लीजिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ये जो नहर निकाली गई है भूमध्य सागर को लाल सागर से, कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है। और यदि आपसे पूछ ले भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर, मान लीजिए यहाँ अटलांटिक महासागर है, तो इसको कौन जोड़ता है? इसको जोड़ते जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। इसको जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ भी इसको कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा, मलेशिया और सुमात्रा। मलेशिया और सुमात्रा की बात की जाए तो कौन कौन से देशों को जोड़ता है? इसको कौन सी जल संधि है यहाँ पर? तो यहाँ पर है आपकी मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ठीक, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को? तो ये दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और जो अंडमान सागर है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है, अंडमान सागर को जोड़ती है। ठीक, दूसरा मैं आपसे बात करूं, सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, जबकि मलेशिया का मलयद्वीप और सुमात्रा इंडोनेशिया के द्वीप को ये जोड़ती है। रूस और अमेरिका के बीच, रूस और अमेरिका की बात करें तो रूस और अमेरिका की अगर बात करें, इसके बीच कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि आपसे पूछ ली जाए किसके बीच में है? तो रूस और अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका का जो अलास्का वाला भाग है, अलास्का वाला भाग, ठीक है, ये बेरिंग जल संधि किस किसके बीच है? बेरिंग सागर, बेरिंग सागर और प्लस जो आपका आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर के बीच ये स्थित है। ठीक है, बेरिंग जल संधि। दूसरा, आपको बेरिंग जल संधि से एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो बेरिंग जल संधि है, इसी से जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो यहीं से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसे 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है, वो कहाँ से होकर गुजरती है?
तो यह आपका बेरिंग जल संधि से होकर ही गुजरती है। दूसरा आपसे पूछ ले, जो इंटरनेशनल तिथि रेखा है, इंटरनेशनल तिथि रेखा है, उससे जो भारत की तिथि रेखा है वो कितनी आगे है? तो जो भारत का टाइम है वो इस जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, और पाक जल संधि पर ही स्थित है एडम्स ब्रिज, जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है, या मैं और बात करूं उसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थित है? पाक जल संधि पर ही स्थित है। ठीक है, ये जाफना प्रायद्वीप जो कि श्रीलंका का है और भारत का जो रामेश्वरम द्वीप है उसको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, क्लियर है आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। भारत की पहली महिला दिव्यांग जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जी एडरले ने, मीरा कुमार ने, मीरा साहिब फातिमा बीबी ने, या अरुणिमा सिन्हा ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अरुणिमा सिन्हा ने। इन्होंने 2013 में चढ़ाई की थी। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला दिव्यांग कौन है? अरुणिमा सिन्हा है। और इन्होंने प्रशिक्षण किससे लिया था? बछेंद्री पाल से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। ठीक है, बछेंद्री पाल से प्रशिक्षण इनके द्वारा लिया गया है। दूसरा आपको याद रखना है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली इंडियन महिला कौन है? बछेंद्री पाल। और इनसे ही प्रशिक्षण लेकर अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दूसरा, इनसे आपको एक बात याद रखनी है, जो ये अरुणिमा सिन्हा है, इनका एक पैर नहीं है। ठीक है, एक पैर ना होने के बावजूद भी इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, और जो हमारे लगभग 7 महाद्वीप हैं उनकी चोटियों को इन्होंने फतेह किया है। ठीक है, आपको 7 चोटी याद है ना, जो मैंने आपको बताई थी? जैसे अंटार्कटिका की माउंट विन्सन मैसिव बताई थी मैंने, यूरोप की माउंट एल्ब्रूज बताई थी, याद है ना आपको? ठीक है, उत्तरी अमेरिका की मैंने आपको कौन सी बताई थी? बताइए। दक्षिण अमेरिका की कौन सी बताई थी? माउंट एकांगुआ। ठीक है, क्लियर है आपको ये? ठीक है। दूसरा, इनकी हम पुस्तक की बात कर लेते हैं, द बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक इन्होंने लिखी है। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, द डॉटर ऑफ द एवरेस्ट, डॉटर ऑफ द एवरेस्ट पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है? द डॉटर ऑफ द एवरेस्ट पुस्तक भी अरुणिमा सिन्हा के द्वारा ही लिखी गई है। और दूसरा, इनकी जो टांग कटी थी ना, अरुणिमा सिन्हा की एक टांग नहीं है, वो इन्हें 2011 में जब ट्रेन में सफर कर रही थी उस समय इन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया था कुछ बदमाशों ने, जिनसे इनकी टांग ट्रेन की पटरी पर कुचल गई थी और उसे डॉक्टरों को काटना पड़ा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा बात करूं मीरा साहिब फातिमा बीबी की, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली भारतीय महिला, पहली महिला न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन। दूसरा बात करूं मीरा कुमार की, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष कौन रही हैं? मीरा कुमार रही हैं। दूसरा, मीरा कुमार से याद रखना लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है। और आपसे यदि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो इसके जो आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। दूसरा, आपसे पूछ ले जी एडरले की बात की जाए, यानी गर्टुड एडरले, जो कि कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। ठीक, गर्टुड एडरले कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। दूसरा, आपसे पूछ ले विश्व में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? तो विश्व में पहली महिला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, विश्व में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला। ठीक, दूसरा, जो ये इंग्लिश चैनल है आपसे पूछ ले किसके किसके बीच में है? ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, फ्रांस
और इंग्लैंड के बीच में है इंग्लिश चैनल। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल है। और इसे विश्व में पहली महिला कौन सी है जिन्होंने तैरकर पार किया? तो वो गर्टुड एडरले हैं, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? यूएसए की रहने वाली हैं। दूसरा आप याद करिए, भारत की एक महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। कौन है वो? तो वो है आरती शाह। आरती शाह, ठीक है। और इन्होंने कब इसको फतेह किया था? 1959 में इनके द्वारा इसको फतेह किया गया था। ये क्लियर है आपको? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? प्रयागराज में, कोलकाता में, अहमदनगर में या सतारा में? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, कोलकाता में पहला उच्च न्यायालय खोला गया था। ठीक है। और कब खोला गया? 1 जुलाई 1862 को। और 1861 के अधिनियम से इसकी स्थापना, ठीक है, 1861 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी। और 1862 में ही 3 बनाए गए थे। और मैं तीनों के आपको नाम लिखा देता हूं, क्योंकि कभी कोलकाता ना देकर मद्रास पूछ लेता, मद्रास भी ना दे बॉम्बे पूछ लेता है। ठीक है। तो इस तरह से 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरा 15 अगस्त 1862 को मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरा आपसे पूछ ले, हाई कोर्ट का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 214 में है, 214 में इसका प्रावधान है। ठीक। एक नेक्स्ट आर्टिकल इसका और याद रखना, आर्टिकल 215 में ये रिकॉर्ड कोर्ट है, यानी कि ये एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 215 के तहत। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल के तहत बताया था मैंने आपको? आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 215 में अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट। ठीक है, याद रखोगे। दूसरा हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है। और बात करें सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक। रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है हाई कोर्ट, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल 5 रिट जारी करता है, 5 रिट। जबकि हाई कोर्ट की बात करें तो इसके द्वारा 6 रिट जारी की जाती हैं। ठीक है, 6 रिट जारी की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा अहमदनगर की बात की जाए, अहमदनगर की अगर आपसे बात की जाए तो जो यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? तो यूनेस्को साइट में शामिल पहला शहर कौन सा है? तो आपका अहमदनगर नहीं है, अहमदाबाद करिए आप। ये हमारी टेक्निकल टीम भी पता नहीं क्या करती है। अहमदाबाद, ठीक है, यूनेस्को साइट में शामिल होने वाला पहला शहर। और दूसरा कौन सा? दूसरा है जयपुर। सेकंड शहर कौन सा? जयपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक। सतारा की अगर हम बात करें, सतारा मैंने आपको कई बार बताया, भूलना मत। ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो हड़प नीति है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई। और उसके तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया था? पहला शिकार हुआ था ये हड़प नीति का, शिकार डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। और दूसरा मैंने आपको अपनी कल वाली क्लास में बताया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डाकघर है, डाक व्यवस्था है, वो पूरे भारत के लिए खोल दी गई थी। डाक व्यवस्था पूरे भारत के लिए खोल दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और पहली जो ट्रेन है वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाई गई थी। पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच, याद है ना आपको? मुंबई से थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको चलाया गया था। प्रयागराज, यहाँ अभी कुंभ का मेला लगा है, बहुत बड़ा महाकुंभ लगा है, ये तो आपको पता ही होगा।
ठीक है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, सरोजिनी नायडू को, सचिंद्रनाथ सान्याल को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सबसे पहली बात, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। आपसे पहले संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में जुलाई अगस्त 1946 को, ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। कैबिनेट मिशन की उस पर हुए थे, सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुए थे ये। दूसरा याद रखना, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो टोटल इसमें 207 लोगों ने भाग लिया था और कुछ पुस्तकों में इसमें 211 भी देता था, आप दोनों याद रखना, 211। और टोटल महिलाएं कितनी ने भाग लिया था? तो 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, ठीक है, 9 महिलाओं ने भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में और इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें बना दिया गया था। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव जो कि बाद में जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बना है, ठीक है, हमारे संविधान की प्रस्तावना बना है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। दूसरा आपसे पूछ ले, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा इसको पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। और हमारी संविधान सभा ने इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और इसमें मुस्लिम लीग ने जो हमारी संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो अपने अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। दूसरा बात करें सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू की अगर आपसे मैं बात करूं तो सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन की। कानपुर, आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो उसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ठीक। और यदि पहली भारतीय महिला पूछे तो उसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, जी वही एनी बेसेंट जिनके द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाली गई थी, ठीक है, एनी बेसेंट। पूछ ले पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला एनी बेसेंट, ठीक, आपको ये याद रखना है। दूसरा सरोजिनी नायडू की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, वो आपको याद रखनी है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। और एक दूसरी पुस्तक है ब्रोकन विंग्स। ब्रोकन विंग्स भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है, ब्रोकन विंग्स। और एक पुस्तक बताई थी मैंने आपको, याद है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, उनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। आगे बात करूं मैं सचिंद्र नाथ सान्याल की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंदी जीवन को सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन लिखी गई है। दूसरा 1913 में इन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया विंग्स ऑफ फायर, जो भारत के
जो कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा थे मौलाना आजाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में पटना में की गई थी सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। दूसरा मैं बात करूं आपसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, तो जो हमारा संविधान का सुलेखन का काम किया यानी कैलीग्राफी का काम किया है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ही किया गया है। संविधान का सुलेखन इन्होंने किया है, यानी संविधान को इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा आपको याद रखना, इनके द्वारा संविधान लिखने के लिए कोई भी पैसा या रुपया नहीं लिया गया था, लेकिन इनकी एक शर्त थी, इन्होंने संविधान के प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखा था। ठीक है, अपना नाम इनके द्वारा लिखा गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से, रोहतांग दर्रे से, बड़ा लाचला दर्रे से, या बैरीनाग झरना से। तो ये बैरीनाग झरना से निकलती है, ये आपको याद रखना। झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता के नाम से जाना जाता है, वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। यूनानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? यूनानी भाषा में इसको हाइडेस्पीज कहा जाता है, हाइडेस्पीज कहा जाता है इसको यूनानी भाषा में। ठीक है, ये आपको याद रखना, हाइडेस्पीज यूनानी भाषा में। और हाइडेस्पीज का एक युद्ध हुआ था जो कि बहुत फेमस है, किस किस के बीच हुआ था? हाइडेस्पीज का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। ठीक है, पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वितिस्ता नदी के किनारे पर हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। दूसरा मैं आपसे झेलम नदी की बात करूं, इसी के किनारे पर है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर किसके किनारे पर है? झेलम नदी के किनारे पर है। और श्रीनगर की अगर हम बात करें आपसे, तो श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक इसके संस्थापक थे। ठीक है, अशोक के द्वारा इसको बसाया गया। ठीक, क्लियर है आपको? मानसरोवर झील की बात आपसे की जाए, मानसरोवर झील की अगर आपसे बात की जाए तो इसके पास में चैमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चैमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसके बाद मानसरोवर झील के पास चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो झील निकलती है वो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और मानसरोवर झील के पास में है। ठीक, दूसरा आपको याद रखना, इसी के पास है राक्षस ताल। राक्षस ताल से निकलती है सतलज नदी, जिसे सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है, सतुद्री के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईपीएफ में पी का क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम, पार्टनर, प्रोविडेंट या पैशनेबल। ठीक है, तो ईपीएफ में पी का मतलब होता है प्रोविडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ईपीएफ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जो कर्मचारी भविष्य निधि है इसके बारे में ये फुल फॉर्म हमें पूछी गई है। दूसरा, जब कोई भी सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति रिटायर होता है और उसे जो पैसा दिया जाता है वो उसका पैसा उसकी तनख्वाह से ही करता है और ईपीएफ में जमा होता रहता है। ठीक है, इसे कर्मचारी भविष्य निधि कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किस टेम्पल से स्टार्ट किया था? कालाराम टेम्पल से, सबरीमाला टेम्पल से, खजुराहो मंदिर से या कामाख्या मंदिर से? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला कालाराम टेम्पल से उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कालाराम टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, नासिक से ये स्टार्ट किया था। और कब किया था? 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था।
दूसरा अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें तो द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द अनटचेबिलिटी पुस्तक भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही लिखी गई है। और इनको अगर बात करें 1990 में इनको भारत रत्न, 1990 में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, क्लियर है आपको ये? दूसरा सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, सबरीमाला टेम्पल तो कई बार हमारे ऑप्शनों में आ चुका। ठीक है, सबरीमाला टेम्पल की बात करें मकर संक्रांति के समय पर, मकर संक्रांति के समय पर यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा मेला लगता है, जिसे हम किस मेले के नाम से जानते हैं? मकर बिलक्कू फेस्टिवल। ठीक है, मकर बिलक्कू फेस्टिवल उसको कहा जाता है। मकर बिलक्कू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सबरीमाला मंदिर में किया जाता है, केरल में किया जाता है। लॉर्ड अयप्पा को ये समर्पित है, लॉर्ड अयप्पा को ये समर्पित है। ठीक है, दूसरा बात करूं खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो का सबसे फेमस टेम्पल है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ ले खजुराहो के जो मंदिर हैं किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे? तो ये बनवाए गए थे चंदेल वंश के शासकों के द्वारा, चंदेल वंश के शासकों के द्वारा ये टेम्पल बनवाए गए थे। ठीक है, आगे बात करें कामाख्या मंदिर की, तो ये कहाँ पर है? ये असम में है, असम में ये है, जबकि जो खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये है, कामाख्या मंदिर असम में है। दूसरा आपसे पूछ ले, यहाँ पर ही अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है, अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और यहाँ पर बेसिकली जो देवी हैं वहां पर योनि की पूजा की जाती है, योनि की पूजा की जाती है। और उससे आगे बात करें किस पहाड़ी पर है? नीलांचल पहाड़ी पर कामाख्या टेम्पल स्थित है। दूसरा किस शहर के पास में है? तो ये गुवाहाटी के पास में है, गुवाहाटी के पास में ये स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा असम का एक बहुत ही फेमस मेले की बात करूं तो एक मेला लगता है यहाँ पर जोनबिल मेला, जोनबिल मेला। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो असम में किया जाता है और ये 3 दिवसीय मेला है। दूसरा ये फेमस क्यों है? तो इसलिए फेमस है क्योंकि जोनबिल मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी यहाँ पर लागू होती है। इसी के साथ आज की क्लास को अपनी को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से करेंगे फिर कंटिन्यू। थैंक यू।